बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज्यादा बात हो रही है और पाकिस्तान में पहली दफा यह ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान भी इसमें कदम रख रहा है। इसके लिए काउंसिल भी बनाई गई है और उस काउंसिल के सरबराह की तरफ से बाकायदा ऐलान सामने आया है कि पाकिस्तान ने अब इसमें भी कदम रख दिया है और पाकिस्तान अपना एक बिटकॉइन लॉन्च कर रहा है, मगर उसमें कहा गया है कि बेचने के लिए नहीं है, कोई स्पेकुलेशन ना हो। और बाकायदा इसका ऐलान किया गया है अमेरिका में बैठकर, और बिलाल बिन साकिब जो इसकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया है। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया है। अब इसका पाकिस्तान में क्या इंपैक्ट होगा, किस तरह से इस करेंसी को लॉन्च किया गया, क्या इसका फ्यूचर है, क्रिप्टो है क्या, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया कमल चीमा साहिबा ने, IT एक्सपर्ट हैं, CEO हैं माई इंपैक्ट मीटर, और तनवीर हमारे साथ हैं नौजवान जो क्रिप्टो एक्सपर्ट भी हैं। कमल साहिबा, पहले आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि ये लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है, हमें किसी को नहीं पता कि ये क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या, फिर बिजली से इसका क्या ताल्लुक है। 2000 मेगावाट इसके लिए अलग रखा जा रहा है। और आज जो आप अभी कह भी रही थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि पाकिस्तान का सरकारी तौर पर एक तरह से ऐलान है ये कि हम इसमें सरमायाकारी करने जा रहे हैं, पाकिस्तान अपना बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉल्ट शुरू कर रहा है, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है, अब मनी क्या है? मनी ये है कि आप एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। ठीक है, आप ये कहते हैं कि भाई मुझे कोई चीज आपसे चाहिए, मैं कहती हूँ उसकी ये वैल्यू है, उसके अगेंस्ट एक हम असाइन, उस वैल्यू के अगेंस्ट हम एक असाइन कर देते हैं कि इस करेंसी में इसकी वैल्यू इतने की बनती है। ठीक है, तो वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। इसी तरह क्रिप्टो भी जो है वो एग्जैक्टली वही चीज है, वो एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, मगर वो मनी से इस तरह डिफरेंट है कि उसके जहां पे मनी जो है उसको एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करने के लिए आपको एक सिस्टम्स क्रिएट हुए हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट्स हैं, सॉवरेन गवर्नमेंट्स की पीछे जो है वो गारंटीज होती हैं, बैंक्स होते हैं जिनके थ्रू वो एक्सचेंजेस होते हैं। वहां पे क्रिप्टो एक ऐसी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है जिसको क्रिप्टो करेंसी, जिसको इन सेंट्रल सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मुल्कों की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल बैंक्स की जरूरत नहीं पड़ती। और क्यों नहीं पड़ती, उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि देखिए, मैं आपको बिल्कुल लेमैन टर्म में अगर समझाने की कोशिश करूं, ये कि जब आप एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करते हैं, बैंक का काम ये होता है कि वो उस एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के अंदर ट्रस्ट लेकर आता है। ठीक है, लेट्स से उसामा, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। अब मुझे आपसे पैसे बोरो करने हैं ताकि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूं, और आप चाहते हैं कि आपके पैसे कोई बोरो करे ताकि आप उस पर एक रेंट ले सके, वो जो बोरोइंग जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, आप जो है वो मुझे डायरेक्टली देना नहीं चाहते क्योंकि आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते। तो हम एक थर्ड पार्टी बीच में ले आते हैं जो कि बैंक है। ठीक है, बैंक को आप भी ट्रस्ट करते हैं, बैंक को मैं भी ट्रस्ट करती हूँ। तो आप जो है वो बैंक में अपने पैसे रखवा देते हैं और बैंक आपको उस पैसे रखने की एक फीस देता है, उसे इंटरेस्ट वो आपको बैंक देता रहता है। अच्छा। बैंक मुझे वो पैसे बोरो करने के लिए दे देता है और मुझसे वो उस पैसे जो मुझे पैसे देता है उसकी एक फीस चार्ज करना शुरू कर देता है, वो इंटरेस्ट है। ठीक, तो इसमें एक ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा है। इसी तरह जब हम इंटरनेशनल एक्सचेंजेस करते हैं तो फिर बैंक उसमें और ज्यादा, दो डिफरेंट बैंक्स, दो मुल्कों के बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें रेमिटेंस के चार्जेस आ जाते हैं, उसमें काफी दिन भी लग जाते हैं। बैंक्स कभी एक बैंक से जो है वो दूसरे बैंक, दूसरे मुल्क के बैंक में जाता है, फिर दूसरे मुल्क का बैंक वो लोकल एक्सचेंज करता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, क्रिप्टो जो है जी, वो ये पूरी ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अच्छा। उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होने की वजह से एक तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा वो ट्रस्ट इस तरह क्रिएट करता है कि वो कहता है कि भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काइंड ऑफ बैंक का रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। उनके पास जो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन ट्रांजैक्शंस जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस उनके पास स्टोर्ड है, सबके पास उसकी कॉपी है। अच्छा, ठीक है, दुनिया में अगर कह लें कि उसके 5000, 10,000, 20,000 लाख बैंकर्स हैं जिनको हम बिटकॉइन माइनर्स कहते हैं, तो उन सब के पास उस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का पूरा लॉग है और एक बंदा उसको पिंच नहीं कर सकता क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बेसिस पे वो सेव्ड है, उसके अंदर अगर आप कोई भी, और वो एक हैश के थ्रू प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अगर कोई भी उसको चेंज, किसी भी ट्रांजैक्शन में हेरा फेरी करने की कोशिश करेगा तो उसका हैश करप्ट हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा, वो ब्लॉक उसका इनवैलिड हो जाएगा और वो एकदम से पता चल जाएगा कि तो अच्छा। इसलिए जिस बंदे ने ये ब्लॉकचेन बनाई
वो खुद भी इसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं, जब एक दफा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाती हैं कि ये ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, अच्छा। अब उन ट्रांजैक्शंस को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल भी। इस अच्छा, वजह से ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रस्ट सिस्टम बन जाता है। अच्छा, अब ओके, दूसरा सवाल आपका था कि बिजली का इससे क्या ताल्लुक है। बिजली का ये ताल्लुक है कि ये जो बिटकॉइन माइनर्स हैं, जिनको हम कह ले समझ लें हम बैंकर्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बैंकर्स हैं, कोई भी हो सकता है दुनिया में, वो जब ये जो भी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको उसने अगले ब्लॉक में डालना होता है, ठीक है। तो ये कैसे वो डालते हैं ब्लॉक में, कौन सा माइनर अगला ब्लॉक बनाता है, वो वाला माइनर ब्लॉक बनाता है जो एक एल्गोरिदम को सॉल्व करता है, ठीक है। उस एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए उसको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, गेसिंग गेम होती है। जो उस गेस को पहले सॉल्व कर लेता है वो नेक्स्ट बिटकॉइन में ब्लॉक ऐड कर देता है, ठीक है। तो वो जब ऐड करता है बिटकॉइन में ब्लॉक, तो उसको कुछ बिटकॉइन अवार्ड मिल जाता है। इस तरह से जो वो बिटकॉइंस उसको मिल जाते हैं और उसके पास आ जाते हैं। तो हर बैंकर मतलब हर माइनर के पास बिटकॉइन जमा होने शुरू हो जाते हैं। और हर दफा डिफरेंट माइनर जो है, क्योंकि देखें ये तो गेसिंग गेम है ना, तो कभी किसी ने गेस कर लिया, कभी किसी ने गेस कर लिया, कभी किसी ने, हर दफा एक डिफरेंट माइनर के पास वो चांस आता, वो गेस करे, वो ब्लॉक उसके अंदर ऐड करे ट्रांजैक्शंस का उसके पास। इसके लिए सबसे ज्यादा जो बड़ा रिसोर्स चाहिए होता है वो बिजली है। अच्छा, क्योंकि जब ये आपके एल्गोरिथम रन कर रहे होते हैं तो वो बिजली लगती है, ठीक है, उसमें कंप्यूट पावर लगती है और चीजें, बिजली सबसे ज्यादा बड़ा रिसोर्स बिजली है। अच्छा, अब अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं जी कमल, जिस तरह आपने काम आदमी के लिए एक्सप्लेन किया। तनवीर, आप ये बताइए कि ये एक तो माइनिंग इसकी किस तरह से, और ये पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है इसमें आप क्या देख रहे हैं। एक तो बिटकॉइन रिजर्व, बिटकॉइन वॉल्ट ये कहा जा रहा है, फिर ये भी जो इसके काउंसिल बनाई गई है सरकारी तौर पर, बल्कि उसको वजीर का दर्जा दिया गया है, वज़ीर मुल्कियत बराए क्रिप्टो ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब, उन्होंने अमेरिका में ये खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान बिटकॉइन फरोख्त करने के लिए नहीं बल्कि अपने सासे बनाने के लिए महफूज रखेगा, तो इनको कभी कोई रेट का उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो फिर ये किस काम आएंगे जब ये फरोख्त भी नहीं होने, वहीं पड़े होंगे बस। जी बिल्कुल उसामा भाई, पहले तो शुक्रगुजार हूं कि आपने जो है वो मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के अंदर, जिसमें लोगों को जो है वो इस नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। और बिलाल बिन साकिब जो है इस वक्त बिटकॉइन 2025 की कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद है और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान जो है वो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है बनाने की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली जब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए जाएंगे तो डेफिनेटली उससे फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। और जब वो इस चीज पर बात कह रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम बिटकॉइन को सेल नहीं करेंगे बल्कि इसको होल्ड करेंगे, तो वो ये बात कह रहे हैं कि हम इसकी सप्लाई को मार्केट में नहीं फेंकेंगे। और आपको भी इस चीज का इल्म होगा, एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि जब सप्लाई होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज होती हैं। तो जब सप्लाई होल्ड करना शुरू करेगा पाकिस्तान और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के अंदर बिटकॉइन को ऐड करता चला जाएगा, तो एक चंक जो होगा मार्केट में से वो एक साइड से जो नो सेल के लिए अवेलेबल होगा, यानी कि सेल कोई नहीं कर रहा होगा, वो साइड पे पड़ा होगा, तो डेफिनेटली जो सर्कुलेशन होगी वो कम हो जाएगी। सर्कुलेशन में सप्लाई कम होने की वजह से उसकी डिमांड जो है बढ़ती चली जाएगी। तो जो वोलेटिलिटी का आप कंसर्न कह रहे हैं, तो डेफिनेटली जब उसकी सप्लाई होल्ड करते जाएगा, एक इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी पाकिस्तान की जब करती चली जाएगी, दूसरी भी कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये एज रहेगा कि वो पहला या दूसरा ऐसा कंट्री होगा कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा, जिससे ना सिर्फ जो है वो बिटकॉइन की प्राइसेस के ऊपर जाने का लोगों को फायदा होगा, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ठीक है, इसमें इकोनॉमी को भी पाकिस्तान की फायदा होगा। जी कमल, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं तनवीर की तरफ दोबारा आऊंगा। जी एग्जैक्टली देखिए, जैसे जो तनवीर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की, सबसे पहले पाकिस्तान बनाएगा कैसे, पाकिस्तान बिटकॉइन हासिल कैसे करेगा। पाकिस्तान बिटकॉइन ऐसे हासिल करेगा कि जो हमारी सरप्लस एनर्जी है 2000 मेगावाट की, 2000 मेगावाट की सरप्लस एनर्जी हमारे पास एक फ्री एनर्जी का रिसोर्स है इन अ वे, ठीक है, क्योंकि हम उसे कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो वेस्ट हो रही है, संक कॉस्ट है, हम उसके लिए पहले ही पेमेंट कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ी जो बिटकॉइन माइनिंग में जो चीज सबसे ज्यादा महंगी है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो चाहिए होती है, कह लें कि अब कोई फैक्ट्री लगाने लगते हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, आपको एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इन दिस केस, क्योंकि वो हमने उसके लिए वैसे भी पे नहीं करना है, और वो बिजली है, ठीक है। तो इस वजह से 2000 मेगावाट से हम वो माइनिंग करेंगे, माइनिंग से हमें बिटकॉइन मिलेगा। बिटकॉइंस दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन ही है,
जो ही 21, देखिए कोई भी चीज जब वो स्केर्स होती है, थोड़ी होती है, तभी उसकी वैल्यू बनती है। गोल्ड के रिजर्व्स में लिमिटेड है तो इस वजह से उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो बिटकॉइन भी जो है वो जब 21 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो जाएंगे उसके बाद बिटकॉइन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान कह रहा है कि हम इसको जब बिटकॉइन माइनिंग शुरू करेंगे हम उसको रिजर्व में डाल देंगे। और रिजर्व मुल्क डिफरेंट गोल्ड रिजर्व्स बनाते हैं, हमने डॉलर रिजर्व्स बनाए हुए हैं, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बनते हैं। तो इस तरह जो है हर मुल्क अपने डिफरेंट तरह के रिजर्व्स बनाता है। अच्छा, अब गोल्ड रिजर्व्स का मसला ये है कि ऑब्वियसली वो शिप करना उन्हें मुश्किल, हर चीज मुश्किल। और फॉरेन करेंसी में जो है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, ये बैंकिंग रेगुलेशंस, ये सैंक्शंस, वो दे आर ससेप्टेबल टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। मगर बिटकॉइन जो है वो इन सारी चीजों से उस तरह से ससेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आज तक दुनिया, बिटकॉइन इज अराउंड, हैज बीन अराउंड फॉर मेनी मेनी इयर्स, 2009 से भी पहले का ये। मगर आज गवर्नमेंट ने सीरियस नहीं लिया। और सीरियस इसलिए लिया उसामा क्योंकि वजह से, क्योंकि एनोनिमिटी है, बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूटेड है, बैंक्स को थ्रेटन करता है, गवर्नमेंट्स को थ्रेटन करता है, गवर्नमेंट के सिस्टम से नहीं जाता, बैंक्स के सिस्टम से नहीं जाता। इस वजह से गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स हैव बीन वेरी रिलक्टेंट टू अडॉप्ट इट। फिर अब ये पहला मुल्क है। दूसरा, गालिबन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यूएस जो है वो बिटकॉइन को यूएस में एज अ रिजर्व रखना शुरू करेगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि यूएस में बहुत डिबेट भी चल रहा है। और अब दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, जिसने ऑलरेडी 9-10 मुल्क हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरह की कोई रेगुलेशन लेकर आए क्रिप्टो करेंसी के लिए, कोई ना कोई रेगुलेशन है उनके पास। मगर दूसरा मुल्क है जिसने कहा है कि हम रिजर्व के तौर पे बिटकॉइन रखेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है जो कि पाकिस्तान ने उठाया है, ट्रंप को खुश करने के लिए उठाया। मगर मेरी तो नजर में ये एक टेक्नोलॉजी में हम जी इसको आगे लेकर जा रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी अभी भी बरकरार है, सेक्रेटरी खजाना ने ये कहा है। तो तमीज इसका मतलब है कि प्राइवेट पर्सन कुछ नहीं कर सकता, जिस तरह हमने सुना कि लोग ये बिजनेस कर रहे हैं जी, क्रिप्टो बना रहे हैं, या आप ये खरीद लें, इतने का बिटकॉइन हो गया। फ्रॉड भी अपने नाम से भी लोगों ने बना दी है बिटकॉइन, तो ये उसको रोकने के लिए है। जी उसामा भाई मुझसे मुखातिब है? जी तनवीर जी प्लीज। बिल्कुल, अभी हालिया एक न्यूज में भी सुन रहा था, अभी सफर में था तो मैंने सुन रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो है वो SECP ने ये ऐलान जारी किया कि बिटकॉइन अभी भी, क्रिप्टो करेंसी जो है वो अभी भी बैन है पाकिस्तान के अंदर, जो है वो आप इनके लेन देन जो है वो नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल अभी बनी है लेकिन इसके ऊपर कोई भी कंप्लाइंस, इस तरह का कोई रूल जारी नहीं हुआ कि जिसको लेकर हम अपनी आवाम को कह सकें कि आप जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। और जो लोग ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का सुन के आ रहे हैं और क्रिप्टो की तरफ रुझान बढ़ गया है और लोग जो है वो सेल और बाय करने की तरफ चले गए हैं, तो अगर वो डायरेक्टली इस तरह से करते हैं तो पाकिस्तान से बहुत से डॉलर जो है बाहर जा सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा इससे जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो उन्होंने क्लियरली मना किया है कि जब तक कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं बन जाता तब तक जो है वो कोई भी बंदा क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ ना जाए। कोई भी प्रॉपर एक चैनल बनेगा पाकिस्तान के अंदर जिसको लेके आएंगे या कोई इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो फिर उसके थ्रू जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे वो लीगल भी हम कहेंगे और उसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा। अभी जो लोग इस तरह से इसमें जाना शुरू हो चुके हैं बगैर लर्निंग के और बगैर जो है वो लॉ को जाने, तो बाद में उनके लिए जो है वो मुश्किल भी बन सकती है। इन्वेस्ट का बताएं कि ये जो कहा जा रहा है बिलाल साहब ने जी इसमें इन्वेस्ट करें, उसका क्या मतलब है कि कोई भी आकर कहे जी जो पाकिस्तान बिटकॉइन बना रहा है मैं उसमें पैसा लगाना चाहता हूं, मैं जो एक बिटकॉइन होगा उसको इतने में खरीदता हूं, तो वो रोक के रखेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, उसके नाम पर साइन हो जाएगा, फिर जब इसको अलाउ किया जाएगा तो वो फिर उसको कैश करवा सकेगा, इस तरह से होगा? नहीं, इस तरह से कुछ भी नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई भी बयानिया जो जारी किया गया है बिलाल बिन साकिब की तरफ से और ना ही किसी और क्रिप्टो काउंसिल के किसी भी बंदे की तरफ से, ना ही कोई ऐसा बंदा होता है कि अगर आप बिटकॉइन, लेट्स सपोज उसामा भाई आपने बिटकॉइन परचेज किया है तो वहां पे एक आइडेंटिटी की नंबर्स होते हैं सिर्फ, जो आपकी आइडेंटिटी को शो करवाते हैं, आपका नाम, आपकी वल्दियत, कोई भी चीज वहां पर नहीं आ रही होती और ना ही कोई आपको रोक सकता है उसको बेचने से, ना ही आपको कोई रोक सकता है उसको खरीदने से। ठीक है, वहां पे कोई भी इस तरह का मामला नहीं होता और इसी वजह से जो है वो दूसरे जो बैंक हैं, जैसे अभी कमल साहिबा बता रही थी कि बैंकों को जो खतरा है वो यही है कि यहाँ पे उनकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो रही है। सेंटर से जो थर्ड पार्टी की जरूरत होती थी ट्रांजैक्शन करने के लिए, ये बिटकॉइन जो है पीयर टू पीयर एक ट्रांजैक्शन की सहूलत है। उसके बाद ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई भी ऑन नहीं करता और कोई भी इसको
मजीद छाप नहीं सकता। हमारे इन्फ्लेशन बढ़ने में एक बड़ा रोल होता है कि नया पैसा मिंट कर दिया जाता है, यानी कि नया पैसा प्रिंट होती है मनी, तो उसकी सप्लाई बढ़ने की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है मैक्सिमम वो 21 मिलियन है, जिसमें से ऑलमोस्ट 20 मिलियन माइन हो चुका है, जस्ट 1 मिलियन बाकी है। अच्छा। और जब ये कंप्लीटली माइन हो जाएगा, नया कोई बिटकॉइन बनेगा ही नहीं, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड जो है वो आसमानों को छू रही होगी। और डेफिनेटली जिन लोगों ने अभी खरीद लेना है वो बाद में जो है वो हो सकता है कि कोई अच्छा जो है उसके ऊपर अपना फायदा जो है देख सकते हैं। तो इसका मतलब कमल साहबा कि हमारे पास फिर वक्त भी कम है, इस पर जल्दी काम शुरू करना होगा कि अगर सिर्फ 10 लाख बाकी रह गया और उसके बाद इसको कैप कर दिया जाएगा, फिर पाबंदी होगी कि इससे ज्यादा आप बिटकॉइन की माइनिंग नहीं कर सकते, नहीं बना सकते मजीद। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि एक 21 मिलियन से ऊपर बिटकॉइन नहीं बन सकता, और उसके बाद आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं जो बिटकॉइंस ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, मगर आप नया बिटकॉइन आप नहीं माइन कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इन्वेस्ट करने की वो बात कर रहे हैं, आज उन्होंने जो बात की, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट की बात की, उनका ये मतलब नहीं था जो आपने पहले पूछा कि बिटकॉइन में कोई खरीदे या फरोख्त करे, वो मतलब नहीं था जो तनवीर साहब ने भी समझाया। वो मतलब ये था कि बेसिकली देखिए, बिजली तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है, मगर उसके अलावा आपको सीपीयूज चाहिए होते हैं, डेटा सेंटर, आपको उसके अलावा बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, जिससे आपने जो है वो जो कि बिटकॉइन माइनिंग में आप इस्तेमाल करते हैं ना, माइनर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान ने इसके बारे में क्या सोचा है। क्या वो गवर्नमेंट के अपने डेटा सेंटर्स होंगे जहां पे वो माइनिंग करेंगे, या फिर वो आम इंसान को भी माइनिंग की इजाजत देंगे और बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस तरह से माइनिंग के लिए, और माइनिंग पूल्स बनाएंगे कि जो भी बिटकॉइन मिल रहा है वो फिर उस तरह से, जिस तरह से जो माइन कर रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या फिर वो कुछ इस तरह की फैसिलिटीज बनाएंगे जहां पे लोग जो डेटा सेंटर्स जिन्होंने बनाए हुए हैं या डेटा सेंटर्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो अपने रिसोर्सेज कुछ यूज करके, हुकूमत की बिजली यूज करके उसको माइन कर रहे हो। तो ये फ्रेमवर्क, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस फ्रेमवर्क की कि इस फ्रेमवर्क में ये कैसे काम करेगा, और जो कंप्यूटेशनल पावर है, जो उसके पीछे जो चिप्स हैं, जो जीपीयूज या एसिक्स जो भी उसके पीछे इस्तेमाल होगा, वो कहाँ से, ठीक है। तो वहां ये हो सकता है कि वो उस इन्वेस्टमेंट की तरफ इशारा कर। ओके, लास्ट तनवीर आपसे क्वेश्चन कि ये कहना बिलाल बिन साकिब की तरफ से कि जो कि इसको हेड कर रहे हैं इस सारे प्रोजेक्ट को और वज़ीर ममलुकत हैं बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, उन्होंने खिताब किया और वहां पर वाइस प्रेसिडेंट भी थे अमेरिका के, मेरे ख्याल से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अच्छा, मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तनवीर और कमल चीमा साहिबा हमारे साथ थी। हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा, वो सुन रहे हैं। अच्छा सॉरी तनवीर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये बताइएगा कि ये जो है कि जी खदशात, पाकिस्तान बिटकॉइन के बारे में बहुत सी मालूमात दुरुस्त नहीं, दुनिया को खदशात हैं कि बिटकॉइन गैर मुस्तहकम है और इसमें रिस्क है, तो इसमें प्रोफेशनल्स को लाया जाए, रिसोर्सेज को लाया जाए, टैलेंट के पहलू को भी देखा जाए, तो ये किस तरह से नौजवान इसमें किस तरह आ सकते हैं। और ये जो पहलू की बात हुई है कि रिस्क का फैक्टर लाया जाता है, खदशात हैं, इनको खत्म होना चाहिए, तो इसमें प्रोफेशनलिज्म कौन इससे मुराद क्या है, रिसोर्सेज से मुराद क्या है, और नौजवानों का इसमें क्या स्कोप है? जी तनवीर। देखिए, इसमें नौजवानों का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है और एआई का दौर है, ब्लॉकचेन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और इसमें बहुत देर से बात हो रही थी, 2019-18 से लेकर जो है वो चल रहे थे। यहाँ पे एक प्रोग्राम PIAIC प्रोग्राम भी शुरू किया गया था जिसमें ब्लॉकचेन सिखाई भी जा रही थी। बाद में जो है वो मेरे ख्याल से उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। RF अलवी साहब की तरफ से जो है प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया गया था, तो वहां से अब तक मैंने मेरे ऐसे फेलोज हैं, मेरे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन की सर्विसेज जो है वो अदर कंट्रीज के लोगों को दे रहे हैं, उनकी वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी ब्लॉकचेन की पूरी ब्लॉकचेन बनाने के ऊपर जो है उनको सर्विसेज दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा भी होगा कि ट्रम्प की जो कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो भी इधर पाकिस्तान में बताते खुद उनके कंपनी के मेंबर्स आए थे जो कि पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ MOU साइन करके गए हैं। डेफिनेटली उनको पता है कि पाकिस्तान के जो डेवलपर्स हैं, पाकिस्तान की जो यंग यूथ है, उनके पास अच्छा ठीक
चुके हैं। और समझने की सबसे बड़ी मिसाल जो है बिलाल बिन साकिब खुद हैं कि जिन्होंने इतनी जल्दी जो है वो इतने बड़े बड़े लोगों को पाकिस्तान के अंदर वो लेके आ चुके हैं और इस वक्त जो है वो अमेरिका में जाकर पाकिस्तान को दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा जो सवाल था आपका कि इसमें जो रिस्क को लेकर जो है बात की जाती है कि इसमें रिस्क है और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो वो जो लोग इसमें अपना पैसा लगा के उसको डबल करने के चक्करों में आ रहे हैं उनको लेकर जो है वो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप लोग इसमें आना चाह रहे हैं तो आप इसमें जो इन्वॉल्व रिस्क है उसको पहले समझ लें कि एक दिन में पैसा यहाँ पे डबल नहीं हो जाता और ना ही ये कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आप जाएंगे तो आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। इस तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड समझ लें कि एक कंपटीशन है कि जिसमें हमने पार्टिसिपेट करना है और हमने लोगों से आगे निकलने की कोशिश करनी है। तो डेफिनेटली जब भी हम कोई बिजनेस करना चाहेंगे या लोगों से कम्पीट करना चाहेंगे तो उसमें भी यूज होगी हमारे रिसोर्स, हमारा टाइम यूज हुआ। तो उससे मुराद वो है कि आपने टेक्नोलॉजी में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे अभी बात हो रही थी जीपीयूज को लेके, बिजली को लेके, तो ये सारे रिसोर्सेज ही हैं जो यूज होंगे यहाँ पे। और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इस लिहाज से बोला गया है, ना कि वो कि आप जाए डायरेक्टली जो है वो कोई भी नया मीम कॉइन बन रहा है, कोई अपने नाम का कॉइन बना रहा है, आप जाके उसमें पैसा लगा दें और वो अगले दिन जो है वो जीरो पे आ जाए। आप लोग तो ऐसे अपना पैसा जाया करो। बिल्कुल सही है। और यही बात कि हमने देखा कि कोई भी काम पाकिस्तान में शुरू होता है तो फ्रॉडस्टर्स पहले आ जाते हैं और वो इस तरह से खुद पैसा बनाने लग जाते हैं। कमल साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो आप कह रही थी अभी बहुत से सवाल जवाब तलब हैं, तो इस क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अब इसको देख रही है तो ये सेफ होगा, इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा? देखिए, तो फ्रेमवर्क जब आएगा उनका तो फिर पता चलेगा कि वो कितना सेफ है, किस टाइप का फ्रेमवर्क है, उस पर कमेंट किया जा सकता है। मगर मैं एक और कमेंट करना चाहूंगी कि क्रिप्टो करेंसी एक डिफरेंट चीज है, बिटकॉइन एक डिफरेंट चीज है, ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जो उसके पीछे इनेबल करती है। ब्लॉकचेन की वजह से आप किसी भी तरह की चीज को उसके अंदर ट्रस्ट ला सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रस्ट ला सकते हैं। तो जब हम अपने नौजवानों को ब्लॉकचेन पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम लेट्स से इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन में वोट्स बिल्कुल टेम्पर नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते अगर वो ब्लॉकचेन बेस्ड हो। लेट्स से आप रिजल्ट, अब रिजल्ट आपका किसी के आप डिग्री दे रहे हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। तो हम ब्लॉकचेन को डिफरेंट एरियाज में ला सकते हैं ताकि बिल्कुल करप्शन एलिमिनेट हो जाए। बिल्कुल जो सेंट्रल अथॉरिटीज जो है वो माफिया बनी बैठी होती हैं जो कि लोगों को मैनिपुलेट कर सकती हैं, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाए। ब्लॉकचेन की खूबसूरती ये है कि इवन जो उसका क्रिएटर है वो भी उसके अंदर चेंज, वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहब। ब्लॉकचेन जी जी, सॉरी आपकी आवाज कट रही है। जी जी, लास्ट कमेंट जी जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है जो इसको क्रेडिबल करती है हर ट्रांजैक्शन को, क्रिप्टो करेंसी उस टेक्नोलॉजी की वजह से इनेबल होती है। ठीक है, तो उस पर कोई भी लॉन्च कर सकता है। दुनिया में बहुत सारी करेंसीज आई गई मगर जो सबसे बड़ी करेंसी है इस वक्त वो बिटकॉइन है जो कि ब्लॉकचेन को यूज करती है और क्रिप्टो करेंसी है। नंबर 2 पे इथेरियम है मेरा ख्याल है आजकल। तो इसलिए जो है वो बिटकॉइन माइनिंग और बिटकॉइन का रिजर्व बनाना ये दुनिया में पहली दफा ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। ये वैल्यू देखें, एक फिलोसॉफिकल छोटी सी बात कर दूं कि जो ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है इसको डेमोक्रेटाइज कर देगा। आपने देखा है इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, हर एक की हैंड टिप हर एक के पास है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है जिसपे गवर्नमेंट्स जो है वो बैठी हुई है अपना वो लगा के डेरा डाल के और बैंक्स बैठे हुए अपना डेरा डाल के, तो ये सारे खत्म हो जाएंगे इवेंचुअली बहुत कुछ सालों बाद और डेमोक्रेटाइज हो जाएगी वैल्यू एक्सचेंज थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसी को कोई बहुत शुक्रिया, ये आईटी की प्रेडिक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल चीमा साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें ये समझाया काम आदमी को। कमल चीमा आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ ही, सीईओ माय इम्पैक्ट मीटर, आपका बहुत शुक्रिया। और तनवीर हाफिज तनवीर हमारे साथ है, क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। हम ब्रेक लेंगे जी और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक नौजवान हाजी जिसके जज्बे ने सबको हैरान कर दिया। उसको नहीं ले जाया जा रहा था, लिबिया से इसका ताल्लुक था, आमिर अलमहदी इसका नाम, लेकिन 2 दफा जहाज में फनी खराबी हुई, फिर आखिरकार इस समेत ही जहाज पर पहुंचा और फिर इसको ये सादत हासिल हुई। ये बड़ी जबरदस्त कहानी है कि इसको ले जाया नहीं जा रहा था लेकिन इसका यकीन पुख्ता था, कहता नहीं मैं हज पर जरूर जाऊंगा जरूर जाऊंगा जरूर जाऊंगा। तो 2 दफा फ्लाइट वापस लाई गई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, वरना पायलट इसको ले जाना नहीं चाह रहा था। फिर आखिर पायलट ने हार मानी, उन्होंने कहा तुम आ जाओ। तो क्या वजह थी कि इसको नहीं ले जाया जा रहा था और फिर ये क्या बुलावे की बात होती है, इस पर हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त मजहबी स्कॉलर होंगे। पूरी दुनिया में एक खबर ने तहलका मचा दिया। आमिर अल-महदी, लिबिया से इसका ताल्लुक, नौजवान आज़म हज पर जाना चाह रहा था लेकिन इसको फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया।
वजह यह थी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, कोई नाम का इसके मसला था, कोई डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो पायलट ने कहा कि इसको मैं नहीं बिठाऊंगा और जहाज उड़ान भर लेता है, लेकिन फिर फनी खराबी पैदा होती है और जहाज को वापस लौटना पड़ता है। इसी दौरान ये नौजवान वहां खड़े जिद करता रहता है कि आप कुछ भी कर लो, ये जहाज मेरे बगैर नहीं जा सकता, मैं जरूर हज पर जाऊंगा, कुछ भी कर लो, ये जहाज मेरे बगैर नहीं उड़ सकता, नहीं जा सकता। अच्छा, कोई इसकी बात नहीं मानता। फिर दोबारा जब फनी खराबी दूर की जाती है, फिर जहाज उड़ान भरता है, लेकिन दोबारा फनी खराबी पैदा हो जाती है। आखिरकार पायलट हार मानता है, आमिर अल मेहदी को फ्लाइट में सवार किया जाता है और फिर बगैर किसी मसले के सऊदी अरब फ्लाइट पहुंचती है। और वहां पर इसकी वीडियो सामने आती है क्रू के साथ, जिसमें एक एहराम बांध कर कह रहा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल पर और वो हज की सादत हासिल करेगा। तो इस वाक़े ने सबको हैरान कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। मुफ्ती ज़ीशान अहमद हसन मशहूर आलिम दीन हैं, हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, जब भी सऊदी अरब जाना हुआ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, तो बहुत से लोग ये बताते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हम लोगों को जानते हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन कभी उनको ये सादत हासिल नहीं हुई। और ये नौजवान का यकीन देखिए कि कहता है कि नहीं, मेरे बगैर जा ही नहीं सकते, मेरे बगैर जा ही नहीं सकते। सर, मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। एक रिनाउंड स्कॉलर है नेपोलियन हिल जी। नेपोलियन हिल अगरचे गैर मुस्लिम है, लेकिन उसने एक ऐसी बात लिखी, उसने कहा जी फेथ इज द बेस ऑफ ऑल मिरेकल्स। यकीन जब कामिल होता है तो फिर मोजज़े हो जाते हैं। अल्लाह। एक बंदे का जब यकीन मुहकम होता है, पुख्ता होता है और उसमें कंसिस्टेंसी होती है। आप देखें कि उसको फ्लाइट से कहा गया कि आप नहीं जा सकते, हम जैसा कोई भी बंदा होता तो वो एयरपोर्ट से वापस आ जाता कि जी फ्लाइट तो चली गई है, अब कॉमन सेंस की बात है, मेरे उधर खड़े होने का फायदा नहीं है। लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी देखिए कि वहीं पे खड़ा रहा कि नहीं मुझे जाना है। अल्लाह। उसके सामने जहाज चला गया और वो कह रहा नहीं मुझे जाना है, मैं इधर ही हूं। वो कह रहा नहीं, मेरे बगैर जा ही नहीं सकता, जहाज चला गया। फिर वो जहाज वापस आता है, फिर वो कोशिश करता है और वो बड़ा उनको समझाता है, कहता है कि यार मुझे जाने दो। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा मसला है, नहीं जा सकते तुम, प्रोसेस में तुम नहीं हो सकते। अच्छा, अब वो फिर जहाज चला जाता है। अब दूसरी दफा मायूस होने के बाद फिर तो मतलब वापसी बनती, लेकिन वो फिर वहां पे खड़ा रहा। तो फिर आखिरकार जहाज उसको लेके गया, उसका यकीन जीत गया, उसका ईमान जीत गया। सुभान अल्लाह। और अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो देखें, एक कायनात का वो निज़ाम है जो हमारे सामने विजिबल है, हुकूमतें हैं और प्रोसेस है, इदारे हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनके तरीक़ेकार हैं, उस तरह चलती हैं। एक यहां पर रूहानी निज़ाम भी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इस कायनात को बनाने के बारे में कि अल्लज़ी खलक़ा सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत। अल्लाह ने जो ये आसमान और ज़मीन बनाए हैं, इसमें एक रत्ती बराबर, एक जर्रा बराबर भी कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। ये एक बड़ा परफेक्ट किस्म का निज़ाम है। बेशक। और इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर पहुंचे हैं कि ये कायनात वेल डिजाइंड, वेल प्लान्ड और वेल मैनेज्ड है। बेशक। तीन क्वालिटियां, वाह। वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड और वेल मैनेज है। अब मैंने आपको कायनात की तख्लीक के बारे में कुरान की आयत बताई, और अब एक और कुरान की आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता है जी, कुल्ल यौमिन हुआ फी शान। हर दिन एक नया मौजज़ा, हर दिन एक अल्लाह की नई शान, और हर दिन अल्लाह ताला का एक नया ईमान वालों के लिए, यकीन वालों के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ना कि जी यकीन वालों के लिए निशानियां हैं, अकल वालों के लिए निशानियां। अब अगर एक बंदा समझे ना तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि एक बंदा अब जिसका नाम उधर से बुलावे पे आ गया हो, सुभान अल्लाह, और आप उसको कैसे रह सकते हैं। और मैं कैसे बदकिस्मत, एक दो साल पहले, 3 साल पहले यहां पर ये एक और बंदा भी था जो पाकिस्तान से गया और मदीना एयरपोर्ट तक पहुंच गया और एयरपोर्ट से उसको डिपोर्ट कर दिया गया। मैं कहता हूं कि अब अगर यहां पर देखा जाए ना, इस नौजवान आमिर, हाजी आमिर को आप देखें
तो बज़ाहिर क्लीन शेव्ड जी, और मतलब एक ऐसा नहीं, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ताला का कितना शौक है, कितनी मोहब्बत है, कितना तकवा है। और बज़ाहिर कोई ऐसा बंदा भी हो जो बज़ाहिर जुब्बा कुब्बा पहनना हो, मतलब दाढ़ी रखी हो और वो हो, और उसको अगर मदीने से वापस कर दिया जाए तो इसका मतलब बात जाहिर की नहीं है, सही बात दिल की है। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं एक अच्छा, वक्त हमारे पास चूंकि कम है तो एक और मौजू जिस पर हमें लाजमी बात करनी है वो ये कि ज़िल हज का आगाज हो गया और इसी में ज़ाहिर है हज के दिन भी आने हैं और ईद भी आनी है, लेकिन एक ईद ऐसी, एक शादी, एक खुशी ऐसी जो जमीन पर भी और आसमान में भी हुई। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी जनाब सैयदना अली करमुल्लाह वजह के साथ, ये कायनात की सबसे अजीम शादी है। क्या दिन है। ऐसे ही सर आप देखें कि पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद ने अल्लाह पाक ने इन 10 रातों की कसम खाई, सुभान अल्लाह, वल फजरिन वलयालिन अश्र, ये 10 रातों की कसम, ये 10 ऐसी मुबारक और बरकत वाली रातें हैं। और इस बरकत वाली रातों में जब आप सैयदा पाक की और हजरत मौला मुश्किल कुशा अली मुर्जा अलैहिस्सलाम की शादी की जब बात करते हैं तो आप समझें कि नूरुन अला नूर। सुभान 10 रातें बरकत वाली कसम वाली रातें और इसमें वो शादी नूरुन अला नूर। और उस पर मैं और आप जो हम यहां पर बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, ये उस हस्ती की बात है जिस हस्ती की बात को हुजूर ने फरमा दिया कि जिक्र अलीन इबादा, अल्लाह, अली का जिक्र इबादत है। और हुजूर की हर बात वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, हुजूर अपनी मर्जी से नहीं बोलते, अल्लाह का हुक्म होता है तो बोलते हैं। इसका मतलब अल्लाह का हुक्म हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि अली का जिक्र इबादत है। अब आप देखें कुरान मजीद में फरमाया कि अत्तय्यिबूना लित्तय्यिबीना, जो पाक मर्द हैं उनके लिए अल्लाह ने खास कर दी पाक औरतें, और पाक मर्दों के लिए पाक औरतें। कुफ, इस्लाम में एक चीज है कुफ, हमसरी। अब ये इस शादी की आप इनफिरादियत देखिए, सुभान अल्लाह, कैसी पाकीज़गी है। तैयब का मतलब होता है पाकीज़गी, जी जी। बल्कि रागिब इस्फहानी ने लिखा कि तैयब उस पाकीज़गी को कहते हैं, तैयब खाना वो होगा जो हाइजीनिक भी हो, साफ सुथरा भी हो, पाकीज़ा भी हो, और उसको हलाल की कमाई से परचेज किया हो। सुभान अल्लाह, यानी दोनों तरह की पाकीज़गी हो, जाहिरी पाकीज़गी भी हो और बातनी पाकीज़गी हो। और इस जोड़े की पाकीज़गी आप देखिए कि हजरत मौला अली पैदा कहां होते हैं, खाना काबा के अंदर। अल्लाह अल्लाह, पहली निगाह किस पाक चेहरे पर पड़ती है, सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी जुबान पर पहला जो खाना रखा जाता है वो क्या है, लुआबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर सैयदा पाक के मुंह में भी पहली गुठी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीन लुआब की है। फिर हजरत अली की वालदा कौन है, फातिमा बिनते असद, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी वालदा तो 6 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारी हो गई। अब उसके बाद 6 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है, उसके बाद हुजूर की खिदमत किसने की, वो फातिमा बिनते असद थी। अल्लाह। और जब फौत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी खबर में कहा कि ये मेरी माँ है। तो यानी दोनों की मियां बीवी की परवरिश भी सरकार के। फिर हजरत अली या 40 दिन के थे या 2 साल के थे या 2 माह के थे, तो इनकी परवरिश हुजूर के घर में हो गई। अब उसके बाद से कोई एक नजर हुजूर का चेहरा देख ले वो साबी है। अली फरमाते हैं कि मैंने जब होश संभाला मैं हुजूर के साथ एक बिस्तर में जब भी डाल के सोया करता। अल्लाह अल्लाह। तो ये दो हिजरी को जब ये जुल्हज की पहली तारीख को अल्लाह ताला ने ये इंतजाम किया, ये कुफ किया
और हमारे, अगर मेरे और आपके, हम कहते हैं कि हमारे जोड़े आसमानों पे बनते हैं, हमारे यहाँ मशहूर है कि दी जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो फिर उस जोड़े का क्या कहना, खालिस्तन रब का खालिस्तन। बहुत बहुत खूब। अच्छा, वक्त खत्म हो गया, दिल तो चाह रहा है कि इसी पर गुफ्तगू रहे। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई जनाब मुफ्ती ज़ीशान अहमद हसन साहब ने। तो इन हस्तियों को याद करते रहना ही ईमान का हिस्सा है। और देखिए, ईमान दुबाला हो जाता है, रूहानी तस्कीन मिलती है। तो इन हस्तियों का चर्चा क़यामत तक रहना है, उसके बाद भी रहना है, और यहाँ भी और अगले जहान में भी इन्हीं की तो हुकूमत है असल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।